अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम लोगों ने आज एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करना था, वो जो रह गया था स्टार्ट होने से, तो वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 9 का न्यूमेरिकल है। वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये न्यूमेरिकल था और इस न्यूमेरिकल में हमारे पास अच्छा देखें, तो ये न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट करना है। इसको हमने वैसे स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन उसको रिवाइज करते हैं पहले, फिर उसको आगे चलेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में तो इस न्यूमेरिकल में ये है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं। वाटर और नाइट्रोजन बनती है। इस रिएक्शन को 3 टाइम्स स्टार्ट करवाया है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वेरी की गई है। और फिर देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। अब हम इसमें ऑर्डर हमें निकालना है। फाइंड सेलेक्ट अ प्लॉजिबल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी हमें बताना है दैट इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ। हिंट एज्यूम दैट ऑक्सीजन एटम इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये देखें इसको कैसे करते हैं। देखते हैं कि इसमें देखें सबसे पहले यहाँ हम रेट लॉ लिखेंगे। दोनों रिएक्टेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। हमें चूंकि इनका ऑर्डर नहीं पता, तो हम एक का ऑर्डर एक्स सपोज कर लेंगे, दूसरे का ऑर्डर हम वाई सपोज कर लेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के ऊपर रेट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के ऊपर रेट इक्वेशन अप्लाई अप्लाई करेंगे और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के ऊपर रेट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब हम इसके बाद ये रेट इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना होगा, हमने ये करना होगा कि इन इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जो है एक या तो x कैंसिल आउट हो जाए या y कैंसिल आउट हो जाए। अब क्या करेंगे हम, हमने इक्वेशन 1 और 2 को जब डिवाइड किया तो इसके अंदर y कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको नजर आ रहा होगा, और k कैंसिल आउट हो जाएगा। इस कैंसिलेशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा 2 और राइट हैंड साइड पे बचेगा ये। और ये दोनों को मर्ज इसलिए कर दिया कि दोनों की पावर x थी। अब जब इनको डिवाइड करेंगे 0.010 को 0.005 से, तो आंसर आ जाएगा 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। और जब इक्वेशन में बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि बेस सेम है, इन दोनों की बेस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बेस 2 है, तो पावर कंपेयर करेंगे तो x 1 के बराबर आ जाएगी। तो हमने क्या किया, रेट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। एक्स और वाई रेट इक्वेशन में हमें चाहिए थे, हमने फाइंड आउट कर लिया एक्स की वैल्यू। अब क्या करना पड़ेगा, अब वो वाले एक्सपेरिमेंट लेना पड़ेंगे कि जिनमें जो है अभी वाई कैंसिल आउट किया था, अब एक्स कैंसिल आउट हो जाए। तो जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये क्वेश्चन आपके पास होगा, आप देख सकते हैं। एक नजर क्वेश्चन को भी देख लें बुक में। अब जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि के और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ये बचेगा। और ये वाली जो राइट हैंड साइड वाली सिचुएशन है, फ्रैक्शन है, उसको जब हम वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा जनाब, फिर हमारे पास बचेगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से हमारे पास बचेगा, हाँ आंसर आएगा 2। तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर y।
अब क्या करेंगे कि 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अब बेसिस सेम हो गई, और जब बेसिस सेम हो गई तो हम कंपेयर कर लेंगे तो y 2 के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ देखें, अब आपने गौर करना है कि हमने x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, और ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर ए में, तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। अब देखें जब हमारे पास रेट इक्वेशन आती है, तो रेट इक्वेशन, व्हाट डज रेट इक्वेशन टेल अस? रेट इक्वेशन टेल्स अस द रिएक्टेंट साइड ऑफ द स्लो स्टेप। रेट इक्वेशन टेल्स अस द रिएक्टेंट साइड ऑफ द स्लो स्टेप। हमको एक इक्वेशन दिया गया था, उसका मैकेनिज्म हमें नहीं पता था, पूछा था कि भाई इसका मैकेनिज्म बताएं, और आप लोगों के लेवल पर आसान सा मैकेनिज्म होता है। यानी अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन दे दें और आपसे कहा जाए कि आपने इसका मैकेनिज्म बताना है, जैसा कि इस न्यूमेरिकल में, तो बहुत आसान मैकेनिज्म होता है। आसान से क्या मतलब है कि बस उसके 2 स्टेप होंगे, एक होगा स्लो स्टेप और एक होगा फास्ट स्टेप। अब वो स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप आपने निकालने होते हैं। कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं कि आप जो है, जो आपके पास रेट इक्वेशन आती है, रेट इक्वेशन आपको ये बता देती है कि स्लो स्टेप की रिएक्टेंट साइड क्या है। रेट इक्वेशन आपको बताएगी कि स्लो स्टेप की रिएक्टेंट साइड क्या है। अब मुझे क्या पता चला एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने के बाद कि जो स्लो स्टेप होगा उसकी जो रिएक्टेंट साइड होगी उसमें हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल होगा और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्लो रिएक्शन यहाँ से लिखूंगा कि मैंने हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ले लिया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अच्छा, अब देखें, अब प्रोडक्ट साइड खुद बनाइए। अब प्रोडक्ट साइड कैसे बनाते हैं? प्रोडक्ट साइड देखिए, बनाने का तरीका ये होता है कि इन्होंने एक हमको हिंट दिया है कि ऑक्सीजन एटम इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का एटम तो लाजमी आएगा। व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होता है कि जो एक रिएक्शन की प्रोडक्ट साइड पर आए और दूसरे रिएक्शन की, एक रिएक्शन की प्रोडक्ट साइड पर आए और दूसरे रिएक्शन की रिएक्टेंट साइड पर आ जाए। तो अब हमने क्या किया, स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स तो हमको पता चल गए, और उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन एटम रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो फिर मैंने क्या किया कि ऑक्सीजन को एक स्टेप की रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड पर लिख लिया। अब मैंने क्या करना होगा कि अब मैंने ऑक्सीजन तो लिख दिया, इसलिए कि इन्होंने कहा था कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब बाकी मैं क्या करूं? बाकी हम क्या करते हैं, बाकी हम जो है ना वो गैस करते हैं बैलेंस करने के लिए। अब वो गैस आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन वो गलत माना नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप कोई भी आपको ऐसा लगे ना कि हाँ ये कुछ समझ में आ रहा है, तो वैसा गैस आप लगा लें। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये देखा कि ऑक्सीजन को अगर मैं निकाल दूं, ऑक्सीजन को मैंने जब लिख दिया यहाँ पे, तो अब मैंने कहा कि अब मुझे बाकी चीजें क्या लिखूं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा 2 हाइड्रोजन और अब 1 ऑक्सीजन नजर आ रही थी। तो मैंने कहा यार वाटर बना लेते हैं, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो बड़ा मशहूर सी चीज है। और अगर मैंने वाटर बना दिया तो फिर क्या बचे, 2 नाइट्रोजन के एटम, उससे मैंने नाइट्रोजन बना दिया। ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट साइड ऐसे बनाते हैं जो आपको मोस्ट प्रोबेबल लग रही हो कि हाँ यार ये चीजें बन सकती हैं। अब उसके बाद जब हमारे पास स्लो स्टेप आ जाता है, तो मैकेनिज्म में 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्लो स्टेप और एक होता है फास्ट स्टेप। तो हमें अब हमने इनमें से एक स्लो स्टेप निकाल लिया। स्लो स्टेप कैसे निकाला? स्लो स्टेप की रिएक्टेंट साइड कहां से निकाली? रेट इक्वेशन से। स्लो स्टेप की प्रोडक्ट साइड कहां से निकाली? अपने अंदाजे से। ऑक्सीजन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इन्होंने हमें बताया था। अब स्लो स्टेप निकालने के बाद अब हमारा क्या काम रह गया कि हमें फास्ट स्टेप निकालना है। देखिए, फास्ट स्टेप निकालने का तरीका ये होता है कि आप ओवरऑल रिएक्शन जो आपको गिवन है उसमें से स्लो रिएक्शन माइनस कर दें, तो आपके पास फास्ट रिएक्शन आ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन आपके पास ये है, क्वेश्चन के अंदर गिवन था, और स्लो स्टेप आपने निकाल लिया। अब आप ये जो देखें, ये नीचे वाली लाइन है, अब ये नहीं दिखेगा, अब सबसे टॉप पे जो लाइन है वो दिखेगा। ओवरऑल रिएक्शन ये रहा, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, स्लो स्टेप आपने अभी निकाला। अब स्लो स्टेप को माइनस करना है,
तो जैसे आमतौर पर माइनस करते हैं अलजेब्रा में, वैसे माइनस करेंगे। अब जब ये माइनस करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, देखो ऊपर 2NO और नीचे माइनस का 2NO कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर प्लस का N2 और नीचे माइनस का N2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2H2 माइनस H2, तो एक H2 बचेगा। और इधर आ जाए आप तो आपके पास 2H2O, 2H2O और नीचे माइनस H2O, तो एक H2O बचा। अब अगर आप गौर करें ना, तो ये माइनस का O बचेगा इस साइड पे, इस साइड पे जो माइनस का O बचा इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा प्लस का O। अब ये हमारे पास आ गया फास्ट रिएक्शन। ठीक है, अब ये मीटिंग हमारी रिकॉर्ड हो रही है, आप इसको में कोई भी बात आपको समझ में ना आए ना, तो आप इसको बॉन्ड टीचर पे जाके रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये माइनस का O उधर जाके प्लस का O हो गया। अब हमारे पास फास्ट रिएक्शन आ गया। दोबारा देख लिया हमने फास्ट रिएक्शन कैसे निकाला, ओवरऑल में से स्लो स्टेप माइनस करके फास्ट रिएक्शन निकाल लिया। अब देखें मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म में पहले आप लिख दें स्लो रिएक्शन और बाद में आप लिख दें फास्ट रिएक्शन। ये आपका पूरा मैकेनिज्म रेडी हो चुका है, और यही उन्होंने हमसे पूछा भी था। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप अपना माइक टर्न ऑन कर सकते हैं, और कोई सवाल करना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? जी, अच्छा ठीक है। अब देखें, अब जो है देखिए अभी ये देखिए अभी जो है आपको मैं एक लिंक सेंड कर रहा हूँ। आप लोगों के पास चैट बॉक्स के अंदर देखिए एक लिंक आया है, उस लिंक को आप लोग क्लिक करें और आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। आप लोग इस वक्त 21 हैं, तो आप लोगों की अटेंडेंस मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, और आपके चैट बॉक्स में देखिए लिंक जरूर आएगा। अच्छा देखिए, अब इसको लिंक पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, और हाँ तलहा बोलो, कोई सवाल है तो बताओ, क्या कह रहे हो तलहा?
चलो अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। नो सर, कुछ नहीं पूछना। बेटा आपने हैंड रेज किया था। चलो ठीक है, ऐसे हैंड रेज नहीं किया करो अगर कोई सवाल नहीं है तो। अच्छा ठीक है, अब देखें। बेटा आप लोग 21 हो और मेरे पास अभी जो रेस्पॉन्स आए 17 स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स आए। कोई 3-4 आप लोगों में से जो रह गया अपनी अटेंडेंस वो आप लोग बराए मेहरबानी मार्क कर लें। ठीक है, मैं बार बार अब ये बोल नहीं सकता ना, जल्दी जल्दी आप लोग बेटा अपनी अटेंडेंस मार्क कर लो। एक दफा और मैंने जो रह देखे, बार बार नहीं अटेंडेंस मार्क कीजिएगा, सिर्फ जो रह गए हैं वही अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिएगा। एक एक दफा तो ज्यादा आप लोगों का अटेंडेंस मार्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हम दोबारा जा रहे हैं कि ये हम मैकेनिज्म हमने देख लिया। अब मैकेनिज्म में अगर हम समराइज करें तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा कि हम पहले एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर की हेल्प से हमको क्या पता चल जाता है, ऑर्डर की हेल्प से हमें स्लो स्लो स्टेप की रिएक्टेंट साइड पता चल जाती है। स्लो स्टेप की प्रोडक्ट साइड हम गैस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि ओवरऑल में से स्लो रिएक्शन माइनस करते हैं तो फास्ट स्टेप आ जाता है। और फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप को कंबाइन कर देते हैं, हमारे पास मैकेनिज्म आ जाता है। ठीक है। अब ये हमारे पास है कि फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रोपोज्ड फॉर अ रिएक्शन, चूज कैटलिस्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कैटलिस्ट क्या होगा? कैटलिस्ट वो होगा जो एक पहले रिएक्शन की रिएक्टेंट साइड पर और दूसरे रिएक्शन की प्रोडक्ट साइड पर हो। तो आई नेगेटिव कैटलिस्ट है, इसलिए कि फर्स्ट स्टेप की रिएक्टेंट साइड पर और सेकंड स्टेप की प्रोडक्ट साइड पर है। रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑपोजिट होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट मार्क लिख लीजिएगा, ये बातें कहीं भूल नहीं जाइएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट फर्स्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म की प्रोडक्ट साइड पर और सेकंड स्टेप की रिएक्टेंट साइड पर होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट साइड पर और सेकंड स्टेप की रिएक्टेंट साइड पर होता है। ओवरऑल रिएक्शन में नजर नहीं आता। कैटलिस्ट इसका ऑपोजिट होता है। अगर आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट लिख दिया है तो फिर आप उसको आप जो है कैटलिस्ट इसका ऑपोजिट कर दें। तो कैटलिस्ट हमें क्या नजर आ रहा है? आई नेगेटिव। और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या नजर आ रहा है? ओ आई नेगेटिव। ठीक है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप, अच्छा रेट डिटरमिनिंग स्टेप बताना है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप बताना वैसे मुश्किल होता है मेरे ख्याल से। इसमें जो होती तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। पहले स्टेप को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कह दिया है। ठीक है। तो ये का उसमें कोई तो वो नहीं है इतना जब आपको कोई हिंट ही नहीं है तो आप या तो एक नंबर 1 को एक रेट डिटरमिनिंग स्टेप ले लें, दूसरे नंबर 2 को रेट, आमतौर पर ये कि नंबर 1 को रेट डिटरमिनिंग स्टेप ले लेते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा और इसके बाद देखें कि द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, रेट लॉ दिया हुआ है रिएक्शन अकर इन 2 एलिमेंट स्टेप, assume ऑक्सीजन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट राइट मैकेनिज्म। हमको ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है, रेट इक्वेशन दी हुई है। अब क्या करना है? वही पुराना काम, रेट इक्वेशन से आएंगे हमारे पास स्लो स्टेप का रिएक्टेंट साइड। तो हमको ये पता चल गया कि स्लो स्टेप की रिएक्टेंट साइड की रिएक्टेंट साइड क्या है? N2O की पावर 1 है। अब इन्होंने खुद ने बता दिया कि ऑक्सीजन रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को प्रोडक्ट साइड पर, फर्स्ट रिएक्शन की प्रोडक्ट साइड पर ले गए, फिर बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन लगा दिया। अब ये आ गया स्लो स्टेप।
अब मैकेनिज्म के लिए अब हमें फास्ट स्टेप चाहिए। अब क्या करें, ओवरऑल में से स्लो रिएक्शन माइनस करें तो फास्ट रिएक्शन आ जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, स्लो स्टेप लिखेंगे, माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे N2O, 2 में से एक N2O माइनस होके एक N2O बचा। राइट हैंड साइड पे 2 नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन होके एक नाइट्रोजन बची, और राइट हैंड साइड पे एक ऑक्सीजन बच रहा है। ठीक है, अब अगर आप गौर करें कि तो अगर आप गौर करें तो राइट हैंड साइड पर ये जो एक माइनस ओ है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए तो ये प्लस ओ में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारे पास आ गया फास्ट रिएक्शन। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि मैकेनिज्म में पहले स्लो स्टेप लिख दिया, फिर फास्ट स्टेप लिख दिया, और हमारे पास क्या आ गया, ओवरऑल जो है वो ओवरऑल रिएक्शन आ गया। तो ये हमारे मैकेनिज्म इस तरह से हम लिख लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसको आप इंशाल्लाह बहुत आसानी से कर लेंगे। अच्छा, सेल्फ चेक 9.6 है। ये क्या कह रहा है, फॉलोइंग रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन हाइड्रोजन, सेकंड ऑर्डर इन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, राइट रेट लॉ। तो उन्होंने खुद ही रिएक्शन भी दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि इसका रेट लॉ लिखना है। हाइड्रोजन का ऑर्डर फर्स्ट है तो हमने रेट इक्वेशन में हाइड्रोजन की पावर 1 रख दी है इधर, ठीक है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की पावर 2 रख दी है, इसलिए कि उन्होंने खुद ने बताया था कि सेकंड ऑर्डर है ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। और फिर कह रहे हैं कि फॉस्जीन इज अ टॉक्सिक गैस, इट हैज बीन यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर, दिस गैस इज प्रिपेयर्ड। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं और फॉलोइंग रिएक्शन, ये तो देखें, ये रिएक्शन तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल हम देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, following reaction is second order in nitrogen dioxide and independent of the concentration of carbon monoxide, right rate law, what is the overall order। देखें अब क्या करना है इसका, ये भी बहुत आसान सा है क्वेश्चन। सेकंड ऑर्डर इन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, और इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ऑर्डर इज 0, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्डर क्या है, 0 है। तो ये हमने क्या किया, रेट इक्वेशन इसकी लिख दी। ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा कि ये जो पावर्स है इनको ऐड कर देते हैं, तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 2 + 0, तो ऑर्डर आ गया 2। अब इसके बाद कह रहे हैं कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ये कह रहे हैं कि इसका रेट इक्वेशन दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ। अब इनमें से कौन सा मैकेनिज्म सही है ये बताना। तो कौन सा मैकेनिज्म सही होगा, जिसका स्लो स्टेप की रिएक्टेंट साइड यहाँ से मैच करे। वो मैकेनिज्म जिसके स्लो स्टेप की रिएक्टेंट साइड इस रेट इक्वेशन से मैच कर जाए तो वो होगा। तो पहला तो आप देखें कि पहले के अंदर स्लो स्टेप के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और फ्लोरीन का एटम है, यहाँ तो फ्लोरीन का एटम है ही नहीं, तो ये मैकेनिज्म गलत होगा। अब इसको आप देखें, इसके स्लो स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, तो ये हमारे साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है इसको जरा चेक भी कर सकते हैं आप कि ये चेक ये सही है भी कि नहीं। इसका एक तरीका ये होगा कि आप ये देखें कि ये इन दोनों को ऐड करने पर ओवरऑल रिएक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप ये जो ये मैकेनिज्म है, अगर ये आंसर है
तो लग तो रहा है इसलिए कि स्लो स्टेप इसका स्लो स्टेप रेट इक्वेशन से मैच कर रहा है। इसके स्लो स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और रेट इक्वेशन में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल आ रहा है, और यहाँ फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ भी फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मैच कर रहा है ये स्लो स्टेप रेट इक्वेशन से। अब इसको ओवरऑल अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करें तो ऊपर वाला ये वाला रिएक्शन आना चाहिए। तो अगर मैं स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप को ऐड कर दूं तो देखो फ्लोरीन फ्लोरीन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एटॉमिक एफ और एटॉमिक एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। जो चीज सेम होती है और ऑपोजिट साइड पे होती है कैंसिल आउट हो जाती है। और क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बचेगी, और ओवरऑल रिएक्शन में 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे और क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा F2 का एक मॉलिक्यूल, और ओवरऑल रिएक्शन में F2 का एक मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहा है। और क्या बचेगा राइट हैंड साइड पे 2NO2F, और वो भी हमको क्या है कि नजर आ रहा है 2NO2F। इसका मतलब है कि ये 100% हमारा क्या है, मैकेनिज्म है, इसलिए कि इसका स्लो स्टेप रेट इक्वेशन से मैच कर रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पर ओवरऑल रिएक्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, अब देखें हमें आंसर तो पता चल गया। उसके बाद देखें द फॉलोइंग डेटा वाज कलेक्टेड फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और इसमें क्या है बिटवीन हाइड्रोजन, इसके अब क्या कह रहे हैं कि ये डेटा हमारे पास है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल हम पहले कर चुके हैं, आपसे जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह, इसको करिएगा। इसके बाद हमारे पास देखें कि अब हम आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इस पे हम पहले क्लास में भी बात कर चुके हैं, अभी भी रिवाइज कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन डिपेंड करती है। जैसे अगर आपके पास रिएक्टेंट्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स हों जो कि 1A और 2A के होते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स हों जो कि ग्रुप 6 या 7A के होते हैं, तो उनके दरमियान रिएक्शन बहुत विगोरस, बहुत वायलेंट होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो इनमें रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। और इसके अलावा हम देख चुके आयनिक रिएक्शन इन एक्वस फेज बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए कि बिकॉज द वाटर कीप्स द बॉन्ड ब्रोकन। वाटर पहले से बॉन्ड्स को तोड़ के रखता है, इसलिए आयनिक रिएक्शन जो है वो क्या हो रहे होते हैं, बहुत फास्ट हो रहे होते हैं एक्वस फेज के अंदर। ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड के जो रिएक्शन है, स्पेशली अगर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो उनके रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो एक स्लो रिएक्शन है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो किसी प्लांट को अंधेरे में रखे हैं, बस 1 सेकंड के लिए, जैसे कैमरे के अपर्चर की इनको 1 सेकंड की लाइट चाहिए होती है ना, और इमेज आ जाता है, तो वो तो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है जो कैमरे के अपर्चर पे हो रहा होता है ना, कि 1 सेकंड के अंदर वो जो वो एक्सपोज होता है और उसका इमेज आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आप चाहें कि इस तरह फोटोसिंथेसिस करा लें, पौधे को 1 लम्हे के लिए रोशनी दिखाएं, तो वो नहीं होगा, इसलिए कि फोटोसिंथेसिस एक स्लो रिएक्शन है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट जो है वो डिपेंड करती है। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन से भी हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, जितनी कंसंट्रेशन हाई होती है उतनी कंसंट्रेशन उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो। सरफेस एरिया के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होती है। यही वजह है कि जो सर्फ डिटर्जेंट है या वो बहुत तेजी के साथ डिजोल्व हो जाते हैं, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए कि उनका सरफेस एरिया बहुत हाई होता है। ठीक है, और अगर आप वही जो है साबुन लेके आप डिजोल्व करना शुरू करें तो वो तो डिजोल्व ही नहीं होगा। तो इसीलिए जो है ना, रिएक्टेंट्स जब जब हम ले रहे होते हैं, जहाँ पॉसिबल होता है उसको बहुत फाइनली ग्राइंड कर लेते हैं, ताकि उसका सरफेस एरिया बहुत अच्छा आ जाए। टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है, और टेम्परेचर का फिनोमिनन हमने क्लास में डिस्कस किया होगा। ये एक ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसके अंदर अगर आप गौर करें, जो हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रेटर हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल होता है कि जिसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो रिएक्ट कर सके। हमने आपको ये बताया था कि कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर जो है ना
कोलिजन जब तक होगा नहीं तब तक रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कि और जो कोलिजन हो वो इतनी फोर्स से हो कि ओल्डर बॉन्ड टूट जाए। जब ओल्डर बॉन्ड टूटेंगे फिर मॉलिक्यूल सोचेंगे कि हाँ भाई अब क्या हो गया, तो हमारा ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं रहा, ये ऐसी मुसीबत की आंधियां चली, तो फिर वो नया बॉन्ड बनाने की सोचते हैं। और जब वो नया बॉन्ड बनाने की सोचते हैं तब कहीं जाके नया मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो एक रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर और लो टेम्परेचर पर कराएं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। एक्स एक्सिस के ऊपर एनर्जी है और वाई एक्सिस के ऊपर पार्टिकल्स विद द गिवन काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ ये ग्राफ ये बता रहा है कि इतनी एनर्जी तो कम से कम होनी चाहिए। इतनी एनर्जी होगी तब कहीं जाके जब कोलिजन होगा ना तो ओल्डर बॉन्ड टूटेंगे फिर नए बॉन्ड बनेंगे। इससे कम एनर्जी पे रिएक्शन नहीं होगा। तो ये वाली जो एनर्जी है ना, जब मिनिमम एनर्जी है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे होते हैं या थ्रेशोल्ड एनर्जी कह रहे होते हैं। इतनी कम से कम एनर्जी होगी तब कहीं जाके रिएक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ये जो ब्लैक ब्लैक कर्व है ना, उस ब्लैक कर्व के अंदर हमारे पास क्या है कि ये लो टेम्परेचर का कर्व है और जो ब्लू ब्लू कर्व है वो हाई टेम्परेचर का कर्व है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये ब्लैक कर्व है ना, इसमें सिर्फ इतने मॉलिक्यूल के ऊपर, जहाँ ये कर्सर मेरा मूव कर रहा है ना, इतने मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्ट कर सके, ठीक है। मॉलिक्यूल कहाँ से पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल का पढ़ने का तरीका ये होगा कि मॉलिक्यूल को आप पढ़ेंगे यहाँ से वाई एक्सिस से। तो इतने मॉलिक्यूल के पास ब्लैक कर्व में यूं चलते चले जाना, आप वाई एक्सिस पढ़ें, इतने मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्ट कर सकते हैं। जबकि जो ये लाइट ब्लू कलर का या सियान कलर का है, इसमें वाई एक्सिस के ऊपर आप जाएं तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने मॉलिक्यूल वाई एक्सिस पर हैं कि जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्ट कर सके। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो रिएक्ट कर सके। लो टेम्परेचर के में कम मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी इतनी होती है कि वो रिएक्शन कर सके। अब ये हमारे पास एक आर्हीनियस इक्वेशन है, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसमें k तो है रेट कांस्टेंट, ठीक है, और E एक्सपोनेंशियल है, और जो ई ए है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और A जो है वो आर्हीनियस कांस्टेंट है। तो ये हमें एक्टिवेशन एनर्जी देती है ये इक्वेशन, कि किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसको हम जो है वो पढ़ते हैं। बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be given to the reactants so that they may start converting into products. एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपको लाजमी तौर पर देना ही देना है। आप वो रिएक्टेंट्स को देंगे तब कहीं जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होंगे, ठीक है। हर रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। खुद ब खुद से वो ऐसा नहीं होता कि वो खुद ब खुद प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, ठीक है। और अगर खुद ब खुद प्रोडक्ट बनने लगती तो फिर क्या था, किसी काम के लिए कुछ करना ही पड़ता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप जो है वो पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल भरवा लें और गाड़ी खुद ब खुद चलना शुरू हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किक मारेंगे, किक मारने के बाद हर लम्हे जो प्लग है वो प्लग एक स्पार्क दे रहा होता है। स्पार्क से वो हर सेकंड के अंदर, वो हर सेकंड भी क्या है कि एक सेकंड में मेरे ख्याल से कई सारे स्पार्क देता है, कि जिसकी वजह से जो पेट्रोल है वो इंजन के अंदर जलता है। तो आप ये चाहें कि आपको जलाना ही ना पड़े, खुद ब खुद पेट्रोल जल जाए, ऐसा नहीं है। उसको आपको जलाना पड़ेगा, फिर कहीं वो जाके एनर्जी देगा। वरना तो अब पता चला कि खुद ही आग लग जाए सारे तेल के कुओं में, फिर खुद ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये नेचर ने एक बैरियर रखा है कि जब आप उसको एनर्जी देते हैं, कंट्रोल आपके हाथ में रखा है, जब आप चाहेंगे तब फ्यूल जलेगा, तब आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो हर रिएक्शन के अंदर एक एनर्जी बैरियर रखा है। जब आप उसको एनर्जी देते हैं तो वो चीज उस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में बनना शुरू, कन्वर्ट होना शुरू होती है। फ्यूल को आप एनर्जी देंगे, माचिस की तीली दिखाएंगे, जलाएंगे, तब कहीं जाके वो जलेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी गिवन टू द रिएक्टेंट्स सो दैट दे मे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। तो बहरहाल कि ये इस पे और बात करेंगे। हमारा स्लाइड नंबर 37 पर हम आ गए।
और ये चैप्टर खत्म करने में मेरे ख्याल से 1 दिन शायद और लगेगा। टोटल 47 स्लाइड्स हैं इसकी। तो आप लोगों को अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? आज की तारीख में मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं और आप लोगों के ग्रुप्स पे सेंड किए, उसको आप ज़रूर देखिएगा। जो हमारे पिछले 2-3 दिन के लेक्चर थे उसकी वीडियोस हैं वो। तो अल्लाह ने चाहा तो आपकी ज़रूर ये हेल्प करेंगी। ठीक है? जो लोग नहीं हैं वैसे तो मैंने ग्रुप में सेंड कर दी, जिसको ज़ाहिर है जो नहीं भी जिन्होंने मीटिंग अटेंड की उनको मिल जाएगी, लेकिन आप लोग ज़रूर आया करें मीटिंग के अंदर ताकि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकें। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी सेम नहीं है। ठीक है? इसको एक और ग्राफ की हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? बेसिकली हर वक़्त हर वक़्त ना रिएक्टेंट्स के अंदर कोई ना कोई एनर्जी तो ऑलरेडी होती है। ठीक है? एक इसके अलावा इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको बाद में बताएँगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखते हैं। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? और कोई है जिसको कोई सवाल करना है? आप लोग इस वक़्त चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ओके, सो आई एंड मीटिंग नाउ? ठीक है, अभी 9:45 पर तो आपकी दूसरी मीटिंग भी है ना, मैं ये मीटिंग करता हूँ, अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो। खुदा हाफ़िज़।